गुड मॉर्निंग। चलो, तो कल उसी के आगे करना है ना हम लोग को। कल क्या पॉइंट हुआ था बेटा, बताना। कौन सा पॉइंट बेटा? रिलीजियस हो गया था। नहीं नहीं नहीं, रिलीजियस नहीं। हाँ हाँ, तो कास्ट वाला आप लोग को लिखवाना था ना इंग्लिश मीडियम को, कि दोनों को लिखवाना था? दोनों को लिखवाना था ना, ठीक है। हाँ, नहीं रेशियल ही हुआ था। नहीं, 2 पॉइंट हो गए थे। अच्छा ठीक है। ठीक है, हिंदी के बच्चे लिखिएगा जब तक वो लोग देख रहे हैं इसी। जातिगत विविधता है ना, इसमें नहीं लिखा था ना कुछ भी, सिर्फ हमने डिस्कशन किया था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ठीक है, तो उसमें लिखिएगा भारत जातियों का देश है। हिंदी वाले, भारत जातियों का देश है। जाति शब्द का प्रयोग जाति शब्द का प्रयोग वर्ण और जाति, वर्ण और जाति, कल भी मैंने लिखवाया था, चाहे उसे वर्ण बोलिए चाहे उसे जाति बोलिए। अभी मैं बताऊंगी और कैसे। वर्ण और जाति दोनों को संदर्भित करने के लिए, दोनों को संदर्भित करने के लिए किया गया है, दोनों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। वर्ण कार्यात्मक विभेदीकरण के अनुसार, वर्ण कार्यात्मक विभेदीकरण के अनुसार समाज का 4 वर्णों में विभाजन है। समाज का 4 वर्णों में विभाजन है। और इस प्रकार और इस प्रकार 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और एक
बहिष्कृत समूह शामिल है और एक बहिष्कृत समूह शामिल है, जबकि जाति एक विशिष्ट पारंपरिक व्यवसाय का चला लो ना, विशिष्ट पारंपरिक व्यवसाय का अभ्यास करने वाले वंशानुगत अंतर्विवाही स्थिति समूह को संदर्भित करती है। भारत में 3000 से अधिक जातियां हैं। भारत में 3000 से अधिक जातियां हैं और उन्हें क्रम और रैंकिंग और स्थिति में रैंकिंग देने की कोई अखिल भारतीय प्रणाली नहीं है। कोई अखिल भारतीय प्रणाली नहीं है। जाति व्यवस्था स्थिर नहीं है। जाति व्यवस्था स्थिर नहीं है और इस व्यवस्था में गतिशीलता है। और इस व्यवस्था में गतिशीलता है जिसके माध्यम से जातियों ने वर्षों में अपनी स्थिति बदल ली है और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की इस प्रणाली को एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की संज्ञा दी है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की संज्ञा दी है। संस्कृतिकरण की संज्ञा दी है। ठीक है, चलिए इंग्लिश को लिखवाने से पहले थोड़ी बात और करते हैं जो हम लोग कल बात कर रहे थे। तो देखिए, कल हमने बात की थी इसमें वर्ण व्यवस्था की, जिसे हमने नाम दिया था वर्ण या जाति व्यवस्था। इंग्लिश में जिसे हम वर्णा और कास्ट सिस्टम कहते हैं। तो हमने कल यहाँ पर 4 वर्णास की बात की थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो हमने बात नहीं करो बेटा, बैठ जाओ चुपचाप। और हमने कल ये भी बात की थी कि एक क्रम था, मतलब 1 2 3 4 करके था। ठीक है, इसके अलावा ही मैंने बोला था, जिसे हमने यहाँ पर भी लिखा कि शूद्र के अलावा भी एक बहिष्कृत समूह था, मतलब जिसे हम एक्सक्लूडेड कहते हैं इंग्लिश में, और जिसे अंत्यज, डोम, चांडाल जो हमने कल बोला था, उस तरीके का नाम उसे दिया जाता था।
और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो सबसे, ऐसा माना जाता था, वो सबसे निचले काम करते थे। जैसे कि मलमूत्र उठाना, जैसे आज हम मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं, गंदगी साफ करना, लाशें उठाना, मरे हुए जानवर उठाना, ठीक है, सड़े हुए शव उठाना। आज वही मैं बार बार बोली जिसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं, है ना, हाथों से, मतलब मैला ढोना जिसे हम कहते हैं। तो हाथों से वो मैला ढोते थे, उठाते थे। तो उन्हें सबसे गंदा, सबसे मतलब निम्न स्थिति के जो लोग हैं उन्हें माना जाता था, और उन्हें समाज से बिल्कुल बाहर कर दिया गया था। मतलब वो मेन सेटलमेंट्स में नहीं रह सकते थे, लोगों के बीच में नहीं रह सकते थे, कुओं का पानी नहीं पी सकते थे, मंदिर इत्यादि में प्रवेश नहीं कर सकते थे। हाँ, मतलब उनकी परछाई भी पड़ जाए तो उसे पाप समझा जाता था, गंगा जल छिड़का जाता था। वो आम लोग की गलियों और सड़कों से नहीं निकल सकते थे। मतलब समझ लो आप, इतनी चीज़ें थी हर तरीके से। मतलब ऐसा होता था कि कभी वो मंत्र वगैरह सुन ले तो उनके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया जाता था। अगर वो कभी मंत्र गलती से बोल दें, गुनगुना दें, तो मुंह में गर्म कोयला डाल दिया जाता था, ताकि वो दोबारा कभी ऐसा कोई काम ना कर सके। क्योंकि ऐसा मानना था कि अगर ये लोग ऐसे कामों को करेंगे तो बाकी का जो धर्म और जातियाँ वो सब अपवित्र, मतलब इम्प्योर हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो जैसे आप सोशियोलॉजी, तो जिस बच्चे का यहाँ पर ऑप्शनल हो नहीं है तो मैं बता रही हूँ, तो उसने काफ़ी अच्छा मतलब इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हम लोग जब सोशियोलॉजी में पढ़ाती हूँ क्लासेस में, तो उसमें लुई ड्यूमा करके एक ब्रिटिश जो सोशियोलॉजिस्ट है, तो बताते हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था वो पूरी तरीके से सिर्फ एक ही बात के इर्द गिर्द घूमती है, और वो है प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, शुद्धता और अशुद्धता। जो कल मैं आपको बता रही थी लास्ट में क्लास में, कि भारतीय जाति व्यवस्था और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? शुद्ध और अशुद्ध। हम सिर्फ दो ही चीज़ें मानते हैं, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, कौन नॉनवेज खाता है, कौन नॉनवेज नहीं खाता है, कौन प्याज लहसुन खाता है, कौन नहीं खाता है, कौन कितनी जल्दी सुबह स्नान करके भगवान को प्रणाम करता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जोड़ी हुई हैं, और उसी के बेसिस पर समाज में हम लोग भी अपने संबंध अपने अपने तरीके से बनाना पसंद करते हैं। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि जाति व्यवस्था में बहुत से बदलाव हुए हैं। जैसे कि एम.एन. श्रीनिवासन जो नाम ले रहे हैं संस्कृतिकरण का, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं संस्कृतिटाइजेशन, ठीक है ना, संस्कृतिकरण, जिसे श्रीनिवासन ने नाम दिया। और इसका मतलब है कि अपनी संस्कृति को छोड़कर या उसे बनाए रखते हुए भी अन्यों की संस्कृति को, अन्यों के कल्चर को अपनाना। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? समझ पा रहे हैं? कुछ समझ में आया नहीं? अब सोच के देखो कि हमारी कौन सी संस्कृति है, अपनी अपनी संस्कृति बताओ। चलो, जाति नहीं बोल रही हूँ, संस्कृति बताओ। अब मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पर कुछ हिंदू बैठे, कुछ मुस्लिम बैठे हैं, मान लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि मेजॉरिटी में हिंदू है, मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि मुस्लिम सोचें कि हमें भी हिंदुओं के साथ उठना बैठना है, हम उन्हीं की बस्तियों में रहते हैं, तो हमें भी ना उनके जैसा रहना खाना पीना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगर हिंदुओं की बस्ती में कोई मुस्लिम फैमिली रह रही है ना, बंद कर दो बेटा, कोई मुस्लिम फैमिली रह रही है, तो हो सकता है कि वो नॉनवेज खाना बहुत कम कर दें, क्योंकि अगर रोज़ रोज़ नॉनवेज पकेगा, बनेगा, उसकी स्मेल आसपास फैलेगी, तो वही बात है कि कुछ लोग विरोध कर सकते हैं। या मान लीजिए कि जस्ट छोटी सी बात है कि मान लीजिए बकरा रोज़ काटा जाएगा, खून बहेगा, तो हो सकता है कि वहीं पर कुछ पंडित रह रहे हैं, कुछ और रह रहे हैं, तो उनको वो ऑब्जेक्शन वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई मुस्लिम अगर अपनी मुस्लिम बस्ती में रह रहा है और घर के बाहर बैठकर मान लीजिए मीट कट कर रहा है, खून बह रहा है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब उसे लग रहा है कि मुझे इन लोगों के बीच में भी रहना और उठना बैठना है। तो यही चीज़ हुई किनके साथ? हमारे यहाँ पर SC कास्ट के लोगों के साथ। जब श्रीनिवासन ने कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे SC हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, निम्न वर्ण या जाति के लोग हैं, जो लगातार उच्च जातियों के बराबर आने का प्रयास कर रहे हैं, या उच्च जातियों के समकक्ष, उनके इक्विवेलेंट आने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जाति व्यवस्था तो रिजिड है, वो तो कठोर है। जाति हम में से कभी कोई अपनी बदल सकता है क्या? नो, सवाल ही नहीं उठता। जाति हो गया, धर्म हो गया, अपनी उम्र हो गया, अपना लिंग हो गया, ये सब एक क्लोज सिस्टम है। हम चाह कर भी कभी भी इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। हम बदलाव कर सकते अपनी योग्यता में, अपनी कुशलता में, अपनी एजुकेशन में, है ना, हम उसमें बदलाव कर सकते हैं।
और हो सकता है कि उसमें बदलाव करने के बाद हमारी स्थिति बदल जाए, लेकिन हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा उम्र, हमारी लिंग, हमारा लिंग, इसमें बदलाव कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो अब जाति व्यवस्था तो नहीं बदल सकती, उच्च जाति का व्यक्ति निम्न नहीं हो सकता और निम्न जाति का व्यक्ति उच्च नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आदतें बदली जा सकती हैं, स्वभाव बदला जा सकता है, खान पान का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, उठने बैठने का तरीका बदला जा सकता है। तो निम्न जातियों ने क्या किया, नॉनवेज खाना छोड़ा, नीट एंड क्लीन रहना शुरू किया, साफ सुथरा रहना शुरू किया। जिस तरीके से पंडित या ऊंची जातियां रहती थी, सुबह उठकर स्नान करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, घर में धूप अगरबत्ती दिया जलाना, बिल्कुल उसी तरीके का क्रियाकर्म इन लोगों ने शुरू किया। तो धीरे धीरे उच्च जातियों ने कोशिश की कि हम निम्न जातियों ने कोशिश की कि हम उच्च जातियों के बराबर आएँ, ताकि समाज में हमारा भी स्थान बने। ठीक है, और लोग हमें भी अपने घर आमंत्रित करें, बुलाएं, शादी विवाह इत्यादि के अवसरों पर बुलाएं, हमारे बच्चे किसी डिस्क्रिमिनेशन को फेस ना करें। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे पहले जो उन्होंने बंद किया वो नॉनवेज खाना बंद किया। क्योंकि मैं कल भी बता रही थी कि हिंदू जातियों में जो सबसे बड़ी वर्जना मानी जाती है वो नॉनवेज को लेकर मानी जाती है। जो हमारे यहाँ पर नॉनवेज नहीं खाता उसे वैसे ही बहुत प्योर पर्सनैलिटी कहा जाता है, धर्म के हिसाब से बोल रही हूँ मैं, तो उसे बहुत प्योर कहा जाता है, प्योरिटी, कि बहुत प्योरिटी अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता। और अगर कोई जाति खाने पीने वाली है, मान लेते हैं, और अगर वो नहीं खाती तो उसे और अच्छा माना जाता है, या उस फैमिली में उसे बहुत अच्छा माना जाता है। लाइक जैसे हम लोग पंजाबी हैं, हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं खाते, अंडा तक नहीं खाते हम लोग। मैं ही कभी प्रोटीन डाइट के चलते, क्योंकि पेशेंट हूँ, कभी बहुत मन मार के जब तबीयत बहुत ख़राब होती, डॉक्टर वापस बोलता है मर जाओगी, अंडे खाना शुरू करो, मरना चाहती हो कि अंडे खाना चाहती हो, तो घर वाले फोर्स करते हैं कि भाई प्रोटीन के लिए तुमको खाना पड़ेगा, एक तरीके से मुंह में डालते हैं मेरे कि खाना पड़ेगा बच्चे, अपनी कसम देकर। तो मैं खाती हूँ, वो भी 2-4 दिन खाती हूँ, और फिर मुझे बहुत अजीब लगता है, एक आध रात में सो नहीं पाती हूँ और फिर मैं बंद कर देती हूँ। फिर डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिर वो चिल्लाता है, फिर 2-4 दिन तो मतलब मैं नहीं खा पाती। बाकी मेरे यहाँ कोई खाता ही नहीं है नॉनवेज, तो हमने कभी खाया ही नहीं है। पंजाबी कास्ट में होकर कितने बड़ी स्ट्रेंज बात है, बहुत स्ट्रेंज है कि मतलब पंजाबियों क्या भी लगभग हर हफ्ते में 2-3 बार खाते हैं, और बढ़िया वाला पीते भी हैं, डेली में शामिल होती है ड्रिंक। पर मेरे यहाँ कभी मेरे हस्बैंड ने, तो उनको तो टेस्ट भी नहीं पता कि ड्रिंक क्या होती है, गुटखा, पान क्या होता है, उसका भी उनको मीठा पान तो हम भी कभी खा लेते हैं माँ बेटियाँ, मेरे हस्बैंड तो वो भी नहीं छोड़ते, बोलते मुझे ये भी नहीं खाना, अभी पता चला इसी की लत लग जाए, मैं रोज़ पान के ठेले पर खड़ा रहूँगा, 20 रुपये का पान खाऊंगा, क्या मतलब है, बोले फिर बच्चों को क्या हम संस्कार देंगे। तो मतलब कुछ भी नहीं। अब जो भी सुनता है वो बहुत आश्चर्य करता है, स्टूडेंट सुने, आसपास के लोग सुने, कि सवाल ही नहीं उठता कि पंजाबी होकर आपके यहाँ पर कोई खान पान नहीं है तो नहीं है। और मेरे पूरे पेरेंट्स क्या नहीं, मतलब मेरे मायके में भी नहीं है। मज़े की बात ये भी देखिए, तो नहीं है तो नहीं है, तो क्या दिक्कत है, उसमें क्या बात है। ऐसे ही कई मुस्लिम हैं, बहुत से मुस्लिम हैं। मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड थी, नॉनवेज नहीं खाते थे, आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल झूठ बोल रही हो, बोले खाते ही नहीं। फादर वगैरह बहुत पहले खाते थे, बताती थी, बोले फिर अब सब बंद कर दिया, बोले वेज सबसे अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी रहती है। अब बताइए क्या हम मानेंगे इस चीज़ को? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैंने क्या बोला, अपने स्वभाव और अपने गुणों की बात है। और फिर ऐसा भी नहीं है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, माइंड मत कीजिएगा, इस देश के पंडित खाते हैं नॉनवेज। अदर कास्ट से ज़्यादा आज के टाइम पे अंडा और चिकन, मटन और शराब का सेवन पंडित ज़्यादा कर रहे हैं। कितने बता सकती हूँ मैं अपने मिलने जुलने में जो पंडित हैं और डेली ड्रिंकर हैं, डेली ड्रिंक करते हैं, साथ में नॉनवेज खाते हैं। तो बताइए, तो हमने बोला ना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी क्या है, और नॉनवेज खाने से कोई इम्प्योर हो जाता है, नॉनवेज ना खाने से कोई बहुत प्योर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सब खान पान है, जैसा जिसका कल्चर है, जैसे जिसकी जाति है, वो वैसा खान पान अपनाता है। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा उसी के आगे। ठीक, लिखिएगा कास्ट डाइवर्सिटी। एसी कुछ ठंडा कर रहा है? हाँ, नो, यस मैम, वो इसीलिए ना, वो तेज पे चल रहा है ना। हाँ, तो वो ऐसा ही है सब।
सिर्फ उसे ऑन करा दिया गया बस नाम के लिए, क्योंकि कल मैंने क्लास लेने से मना कर दिया था उस वजह से बस। अच्छा अच्छा बात करो, ठीक है कर लो, थोड़ा मैं भी आराम कर लूँ। नहीं आराम कर लेती हूँ। नहीं कशिश ऐसा नहीं। हाँ कशिश, अब तुम इतनी मीठी मीठी बोलोगी, मैं ऐसा ऐसा बोलोगी तो फिर कैसे काम चलेगा। अब तो तुम बताओ, तुम मुझे अपना दीवाना बना दोगे ऐसी मीठी मीठी बोली में बोलोगी तो बताओ। नहीं मैडम नहीं ठीक है लिखिए, मजाक करती। कास्ट डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कास्ट। इंडिया is a country of caste. The term caste has been used to refer to both varna as well as jati. As well as jati. Varna is the fourfold division. Varna is the fourfold division of society. Varna is the fourfold division of society according to functional differentiation. Thus, the four varnas include Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, and an outcast group. Whereas jati refers to a hereditary endogamous status group practicing a specific traditional occupation. There are more than 3,000 jatis, and there is no one all India system of ranking them in order and status. The jati system is not static. The jati system is not static, and there is mobility in the system. Through which jatis have changed
their position over years. This system of upward over years, this system of upward mobility, has been termed as Sanskritization by M.N. Srinivas. By M.N. Srinivas. ठीक है, उसी के आगे लिखिएगा हिंदी मीडियम के बच्चे, सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, घर जाना चाहते हो, चली जाओ। क्यों नहीं? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जा सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाद में इनसे कल नोट कर लेना, और क्या है ना। और नहीं तो यू कैन हेड डाउन ऑल्सो, ठीक है। तुम्हें नहीं लग रहा, तुम हेड डाउन कर लो। चलो, हाँ, तो सांस्कृतिक विविधता की बात करें। रुक जाओ, अभी लिखना नहीं है। हाँ, तुम लेट जाओ बेटा, हेड डाउन कर लो। अब ये बताओ, संस्कृति क्या होती है? एक जनरल अगर हम लोग बात करें, संस्कृति क्या होती है बताओ? कल्चर। मैं तो बताऊंगी। एक सेकंड, तुम लोगों ने पंखा क्यों नहीं चलाया? हाँ, तो तुम लोग यहाँ बैठ जाओ। हवा आ रही है? हवा कहाँ आ रही होगी? यहाँ बैठ जाओ प्लीज। अगर तुम लोग को सूट कर रहा है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम लोग क्योंकि गर्मी में, आज तुम लोग को ठीक लग रहा है तो बैठे रह सकते हो, है ना। क्योंकि गर्मी तो बहुत है बेटा, हमें भी लगता है, जैसे हमारे बच्चे घर में, ऐसे तुम लोग को देख के लगता है। मैं अपने बच्चों को भी गर्मी में नहीं बैठने देती। गर्मी में क्यों बैठना भाई? ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, कुछ ठीक लग रहा है यहाँ, बैठ जाओ। तुम्हें आ रही है हवा? साक्षी, साक्षी तुम्हें हवा आ रही है? हाँ, क्या हुआ? तो यहाँ जाओ ना, तुम भी यहाँ इन लोग के साथ बैठ जाओ ना, साक्षी लोग के साथ, है ना। चलो, तो संस्कृति, आदित्य बता रहा था वे ऑफ लिविंग, बढ़िया बता रहा था आदित्य। तो वे ऑफ लिविंग में जैसे बेटा क्या बता, ठीक बता रहे थे, काम तुमने अच्छा यूज किया कि वे ऑफ लिविंग, है ना। तो वे ऑफ लिविंग में क्या क्या आ सकता है बच्चों? वेरी गुड, हाँ, खान पान, क्या पहनते हैं, वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, सोसाइटी में कैसे रह, हाँ, लैंग्वेजेस, हमारा दिन त्यौहार, भाई संस्कृति के साथ हमारे दिन त्यौहार जुड़े, पक्की बात है ना। जैसे देखो, संस्कृति वैसे देखा जाए तो एक बड़ा टर्म है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर अगर हम लोग बात करते हैं तो उस कल्चर में आप देखो तो सारी चीज़ें आ गई, वही जो तुमने बोला, खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना, दिन त्यौहार, परंपराएं, भाषा, बोली, जो भी तुम ले लो, हर चीज़ का तरीका देख लो। और वही हम बोलते हैं अमेरिकन संस्कृति या फॉरेनर कल्चर, या हम बोलते हैं कि लाइक वेस्टर्न कल्चर। तो वेस्टर्न कल्चर जहाँ पर ओपननेस है, जहाँ पर एक तरीके का अपना खुलापन है। लेकिन हम लोग इंडियन कल्चर की बात करते तो हमारे यहाँ पर उतनी ओपननेस अभी तक भी उतनी नहीं है। जो ओपननेस हमें दिखाई देती है वो दिल्ली मुंबई में दिखाई देती है, बेंगलोर पुणे में दिखाई देती है। पर अभी भी आप छोटे शहरों में जाएँ, कहीं जाएँ तो आप देखेंगे, जैसे अब कल्चर की बात हो रही है तो लगभग मुझे लगता है कि हर दिन मेरा मेट्रो में इतना आना जाना रहता है, मतलब 4-4.5 घंटे का डेली का सफ़र होता है मेट्रो का। मैं देखती हूँ आए दिन कहीं कोई लड़का लड़की गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं बीच मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रो के अंदर। नहीं, ये मजाक नहीं है, ये कोई बेशर्मी की टॉक नहीं कर रही बेटा। हाँ, मैं अपनी लिमिट जानती हूँ। मैं ना पता है कभी कभी यही सोचती हूँ कि सच में ये कल्चर ठीक है बेटा। मतलब जिस कल्चर को आज इंडिया के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये कल्चर पर दोस्ती होना बुरी बात नहीं है, दोस्ती पहले भी होती थी और एक लड़के लड़की में दोस्ती हो सकती है, चलिए दो लोग एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक लिमिटेशन या मर्यादा का होना किसी भी रिश्ते में ज़रूरी है, किसी भी रिश्ते में। तो वो चीज़ ना मैं रोज़ देखती हूँ तो मुझे वही लगता है कि सच में इंडियन कल्चर कहाँ जा रहा है यार। हम कौन से उस ओपननेस को अपना रहे हैं और इसके माध्यम से
मतलब हम अपने आप को कौन सा मॉडर्न या मॉडर्नाइजेशन हम हो गए, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको समझ में आता? आप लोग भी इधर उधर घूमते हैं, फिरते, आते हैं, जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें आप लोग भी देखते हैं, तो मतलब वो चीज़ समझ में नहीं आती कि हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है। और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जो हमें दिखाई देती है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के बाद जब हमारा मतलब सम्मिलन हुआ वैश्विक संस्कृतियों से, तब हम देखते हैं कि ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो वही बात है कि अब इंडियन कल्चर कहाँ जा रहा है, कहाँ जाकर रुकेगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आएंगे तो बुरे ही आएंगे, अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे नहीं, ठीक है ना। मतलब पहले का समय ये होता था कि हालात ये होते थे कि अगर हम कोएड में पढ़ते थे 10th क्लास तक, तो गलती से भी लगता था कि कभी फादर स्कूल से के बाहर से ना निकल रहे हों, तो कोई मतलब क्लासमेट अगर कॉपी भी दे रहा या ले रहा होता था तो मतलब ऐसा लगता था पूरे पसीने छूट जाते थे कि कहीं फादर ने किसी लड़के से बात करते हुए देख भी लिया तो बाप रे क्या हालात होंगे। और आज वही समय पूरा बदल गया, पूरी बेशर्मी आ चुकी है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में लड़की कहती मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, लड़का कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स चुपचाप देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। अभी कुछ बोलेंगे हमें उल्टा जवाब दे देंगे। एडल्ट हो चुके हैं, कोई और भी एक्शन ले सकते हैं, घर छोड़ सकते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत से बच्चे पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं पेरेंट्स की। हाँ बिल्कुल, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। पेरेंट्स आज के टाइम पे डर कर रह रहे हैं घर में, वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि जैसे तैसे 24-25 साल के हो जाएं और तब तक कोई अनहोनी ना घटे, क्योंकि तब तक शायद इनके अंदर कुछ समझ आ जाएगी, और नहीं भी आती तो एटलीस्ट वही बात है धक्के मार के निकाल तो सकते ही हैं घर से, जाओ निकलो अब यहाँ से, अपना देखो। अब 18-19 साल की लड़की को भी नहीं हम निकाल सकते, लड़के को भी घर से धक्के नहीं मार सकते। चाहे 25-26 साल की लड़की हुई, चलो एक लड़का देखा शादी कर दी, जा भाई तो अपने पति के घर में जो समझ में आया कर। लड़का है बोल दिया अपना काम करो, कमाओ और खाओ, चलो। ऐसे भी तुम माँ बाप को तो पूछ नहीं रहे हो, काम करो, तुम किसी हो नहीं घर में, तो माँ बाप पर बोझ क्यों बनो। ये हाल आते हैं आज के पेरेंट्स के, बोलने से डरते हैं, बोलने से। अब भी रिसेंट बता रही हूँ, 2 दिन पहले मेरी डॉटर ने बताया कि क्लास का ना एक लड़का है मम्मी वंश, तो स्कूल के बाद पता नहीं कहाँ चला गया, घर नहीं पहुँचा, 6, साढ़े 6, 7 बज गया, सारे दोस्तों को फ़ोन कर लिया, कुछ नहीं पता चला कहाँ गया है। स्कूल वालों को फ़ोन किया गया, प्रिंसिपल तक बात गई, सब बहुत परेशान, स्कूल वाले पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं, छापामारी टाइप की हो रही है, बाथरूम चेक किए जाने कि ऐसा तो नहीं बेहोश हो गया, गिर गया, कुछ पता नहीं चला, किसी को क्लासमेट को कुछ नहीं पता चला। बाद में पता चला बाहर कोई दोस्त था, बाहर का कोई दोस्त था, स्कूल के बाहर आया, उसके साथ चला गया और कहीं बैठ के गांजा वांजा पी रहा था। हाँ, घर आया तो घर वाले तो एकदम सख्ते में थे ही कि कुछ क्या हो गया, पता ही नहीं चला, लड़का गया तो गया कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत मारा उसको, उसके बड़े भाई ने, मम्मी पापा ने, पापा भी आ गए घर में, खूब मारा खूब मारा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, लगा रात को बच्चा सो गया, रात को उसने अपने हाथ की नस काट ली। लेटर क्या लिखता है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत, देखना क्या लिख रहा है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा, ठीक है, और मैं बहुत दुखी हूँ अपने घर से, मुझे बहुत मारा पीटा जाता है, मुझ पर फिजिकल असॉल्ट किया जाता है, घर वालों के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और इसीलिए मैं इस ज़िंदगी से तंग आकर आज एक काम कर रहा हूँ, हॉस्पिटलाइज किया गया, बच गया। टीचर कह रही है आने दो, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तो और मारूंगी, कर दे मेरे नाम की कंप्लेन। तो टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट है उनकी, तो प्रिंसिपल ने समझाया कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं रखना है, बल्कि हम तो स्कूल से ही रेस्टिगेट कर दे रहे हैं, सस्पेंड कर दे, लेकिन 10th है तो उस चक्कर में कुछ हो नहीं सकता। आप बताइए, ये है बच्चे, खुद तो गलती कर रहा, 7-8 बजे घर आ रहा, गांजा पी कर आ रहा, बताइए, नशा करके आ रहा, और मम्मी पापा ने मारा तो हाथ की नस काट रहा। बताओ, ये हालात हैं, ये हमारा कल्चर है, ये कल्चर। और ये बच्चे हमारे भविष्य का, मतलब हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर है। ये माँ बाप को संभालेंगे, ये माँ बाप पर सिर्फ जिंदा बोझ है, सही बता रही हूँ, ये संभालेंगे देश को, माँ बाप को, परिवार को, ये खुद ही को संभाल ले पहले, और 4 साल बाद नाली के पास पड़े हुए मिलेंगे पी पा कर। तो ये हालात है बेटा, क्या बोला जाए। तो इसीलिए आज के टाइम पे ना तो कोई टीचर कुछ बोलने को तैयार है, ना पेरेंट्स, ना आसपास के लोग, क्योंकि बच्चे टोटल अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो कल्चरल डाइवर्सिटी है, आई है, लेकिन वही बात है कि उसके साथ साथ कुछ बुराइयां भी आई हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा,
चलो लिखो हिंदी मीडियम के बच्चों, सांस्कृतिक विविधता हेडिंग डाली थी बेटा, ठीक है, लिखो सांस्कृतिक पैटर्न, सांस्कृतिक पैटर्न या प्रारूप भी लिख सकते हो आप, सांस्कृतिक प्रारूप क्षेत्रीय विविधताओं को, क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाते हैं। जनसंख्या की विविधता के कारण भारतीय संस्कृति में अत्यधिक विविधता है, भारतीय संस्कृति में अत्यधिक विविधता है, क्योंकि यह विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण है, क्योंकि यह विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण है। विभिन्न धर्म, कौमा जातियां, कौमा क्षेत्र अपनी अपनी परंपरा और संस्कृति का, अपनी अपनी परंपरा और संस्कृति का पालन करते हैं। इस प्रकार कला, वास्तुकला, इस प्रकार कला, कौमा वास्तुकला, कौमा नृत्य, कौमा संगीत इत्यादि में भी भिन्नता है, इत्यादि में भी भिन्नता है। अगला एक और लिख लो बच्चों, फिर खत्म तो ये टॉपिक, तो फिर टॉपिक मतलब पूरा चैप्टर नहीं टॉपिक, तो फिर इंग्लिश को लिखवा देंगे। अगली लाइन डालेगा भौगोलिक विविधता, भौगोलिक विविधता उसमें लिखिएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला, के क्षेत्र में फैला भारत, के क्षेत्र में फैला भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है जिसमें शुष्क रेगिस्तान, जिसमें शुष्क रेगिस्तान, कौमा सदाबहार जंगल, सदाबहार जंगल, ऊंचे पहाड़, बारहमासी नदी प्रणाली, कौमा लंबे तट, लंबे तट और उपजाऊ मैदान, लंबे तट और उपजाऊ मैदान जैसी भौतिक विशेषताओं की, जैसी भौतिक विशेषताओं की विशाल विविधता है, विशाल विविधता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा बच्चों हिंदी मीडियम के। ऊपर वर्णित विविधता, ऊपर वर्णित विविधता के प्रमुख रूपों के अलावा, ऊपर वर्णित विविधता के प्रमुख रूपों के अलावा भारत में कई अन्य प्रकार, भारत में कई अन्य प्रकार की भी विविधता है, जैसे आदिवासी, जैसे आदिवासी,
कॉमा ग्रामीण, ग्रामीण, कॉमा शहरी, कॉमा शहरी, कॉमा धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर विवाह और रिश्तेदारी के प्रारूप इत्यादि। धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर विवाह और रिश्तेदारी के प्रारूप इत्यादि। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा। कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, उसमें लिखिएगा कल्चरल पैटर्न्स, cultural patterns reflect regional variations because of population diversity, comma there is immense variety in Indian culture, as it is a blend of various cultures, comma different religion, various cultures, comma different religion, comma caste, comma regions follow their own tradition and culture, follow their own tradition and culture. Thus, there is variation in art. Comma architecture, comma dance forms, theater, music, etc. नेक्स्ट हेडिंग डालेगा बेटा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, उसमें देखिएगा स्पैनिंग अक्रॉस, स्पैन बोलते हैं ना फैलना, स्पैनिंग SPANNING, ठीक है, स्पैनिंग अक्रॉस an area of 3.28 million square, spanning across an area of 3.28 million square kilometer, comma India is a vast country, with great diversity of physical features like dry deserts, comma evergreen forest,
comma, mountains, perennial river systems, perennial river systems, long coastal areas, and fertile plains. And fertile plains. Paragraph change. In addition to the above, described major forms of diversity, India also has diversity of many other types like that of settlement patterns, tribal, rural, urban, marriage and kinship patterns, along religious and regional lines, and so on. Regional lines and so on. चलिए अब देखिएगा ऐसे कौन से लीडिंग फैक्टर्स हैं जो हम मान रहे हैं कि विविधता तो है, कहीं ना कहीं हम डाइवर्स, हमने इतनी सारी डाइवर्सिटी के फैक्टर्स पढ़ लिए, रिलीजियस फॉर्म में पढ़ लिया, संस्कृति कल्चर के फॉर्म पे पढ़ लिया, लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ लिया, सब रेशियल फॉर्म पे पढ़ा। यस, कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसे फैक्टर्स हैं ना कि हम इतने अलग अलग होकर भी एक हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, ये बात हो गई वही असमानता की, इनइक्वालिटी की, ठीक है, कि हमारे हाथ की 5 फिंगर्स बराबर नहीं है, किसी की भी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि जब बंद होती है तो एक मुट्ठी बनती है। हम हमेशा इस चीज़ को मतलब कोट करते हैं अपनी इंटेग्रिटी के लिए, यूनिटी के लिए, बहुत जगह पर हम उसको शो करते हैं कि अगर खुल जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन बंद हो जाए तो एक मुट्ठी है ना, तो एक ताकत है। इसी तरीके से जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे कोट किए जाते हैं और बताया जाता है हमें कि जैसे हम एक बगीचे में जाते हैं, एक गार्डन में जाते हैं, खूब खुशबू फैली होती है, हम एक्यूरेटली नहीं समझ सकते कि इसमें गुलाब की महक कितनी है और गेंदे की महक कितनी है। इतना बढ़िया महक होती है, बस हमें बहुत अच्छा लगता है। हम किसी गार्डन में जाएं या जहाँ पर बहुत फूल हो, मंदिर वगैरह जाएं, तो एक्यूरेटली थोड़ी ना बताएंगे कि अच्छा इसकी महक कितनी है, ये तो पॉसिबल नहीं है। समुद्र में फिर हम एक और कोट देते हैं कि भाई समुद्र में सभी नदियाँ आकर गिर जाती हैं, एक महासागर में सब आकर मिक्स हो जाता है। पता लगा सकते हैं कि कौन कितनी मात्रा में है, हमें वो भी पता नहीं लग सकता है, बस पानी है, लबालब है, समुद्र है, महासागर है, बस हम ये बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्योर्स दिए गए। दूरदर्शन पहले चला करता था, अब तो खैर टीवी वगैरह में ऐसी कोई अच्छी बातें ना तो कहीं बताई जाती हैं ना सिखाई जाती हैं। तो दूरदर्शन आता था, हम लोग बहुत छोटे थे, 8-9 साल के थे, तो उसमें एक कहानी वो गा गा कर सुनाते थे, आपने सुनी होगी शायद, एक शिकारी और चिड़ियों की कहानी। तो जिसमें शिकारी चिड़ियों का शिकार करने आता है, मतलब जाल बिछाता है और दाना डालता है, तो उसे गा गा कर बताया गया था दाना
चुगने आई चिड़िया, इस तरीके से पूरा गाना था, अगर आपने कभी सुना होगा यूट्यूब पे। हाँ बिल्कुल, तो वो दाना चुगने आ जाती हैं, पक्षी तो पक्षी है, उसने दाना देखा और वो चुगने आ गई, सब फंस जाती हैं उस जाल में। क्या किया जाए, एक चिड़िया तो कुछ कर नहीं सकती थी, तो बताया जाता है उस स्टोरी में कि चिड़िया सोचती क्यों ना हम इस नेट को ही लेकर उड़ जाए। एकता के साथ, एकता में कितनी ताकत है, वो सब जोर लगाती हैं, अपने पंख फैलाती है और उस नेट को लेकर उड़ जाती है, शिकारी देखता रह जाता है। इन चिड़िया को जो अपने नेट से भी तो निकलना था, फंसी कैसे रहती, तो वो अपने मित्र चूहे के पास जाती हैं और चूहा उनका सारा जो नेट है वो कुतर देता है और चिड़िया आज़ाद हो जाती हैं। तो उसमें फिर लास्ट में दूरदर्शन यही बताता है कि एकता ही हमारी ताकत है। तो वो बताता है कि वही बंद मुट्ठी खुली मुट्ठी, बंद मुट्ठी खुली मुट्ठी। तो आप देखिएगा कभी यूट्यूब में, काफ़ी बढ़िया लगेगा। बहुत, हम लोग छोटे थे, हम लोग भी 7-8-9 साल के थे तो देखा करते थे, गाते थे उसे। तो अब तो ऐसी चीज़ें ही बंद हो गई है, खैर। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो वही चीज़ है कि ये बता, या इसी तरीके से आपने बहुत बचपन में क्वारलसम ब्रदर्स की स्टोरी सुनी होगी, जिसमें झगड़ालू भाइयों की स्टोरी है। भाई जब देखो लड़ते रहते हैं, तो उनके पिता एक दिन उन्हें अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं चलो एक एक स्टिक तोड़ो, तो वो तोड़ देते हैं। फिर वो पूरा बंच देते हैं, लकड़ियों का गट्ठा देते हैं, बोलते अब तोड़ो, तो कोई भाई नहीं तोड़ पाता। तो फादर यही समझाते कि देखा, तुम लोग जैसे हमेशा लड़ते रहते हो, तुम अलग अलग रहोगे तो हमारे परिवार को कोई भी आकर तोड़ देगा। अगर हम सब एक होंगे तो हमारे परिवार को कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। और हम भी देखिए अपने परिवार में यही चीज़ सीखते हैं कि हमारा झगड़ा कुछ भी हो, पर हमारे घर का झगड़ा बाहर कभी नहीं जाना चाहिए। हमेशा मदर फादर आपको समझाते हैं, अपने घर में कुछ भी है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, लेकिन उसकी बात आप चर्चा बाहर कभी भी मत करना, मदर फादर समझाते हैं, क्योंकि दूसरा हमेशा उसका मिसयूज ही करेगा। तो वही बात है कि एकता में ताकत तो है, लेकिन वही बात है कि देश में विविधता भी इतनी है। तो ऐसे कौन से लीडिंग फैक्टर्स मतलब आप मुझे बता सकते हो कि यस मैडम इतनी विविधता जरूर है, लेकिन फिर भी देखिए ना, आज भी हम लोग इवेंचुअली एक है। इतने सालों से जब इतने धर्म जातियों के लोग आ गए, देशों विदेशों के लोग आ गए, आक्रांता आ गए, विदेशी आक्रमणकारी भी आ गए, भारत एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र रहा कि आक्रमणकारियों को भी उसने अपने गले से लगाया। और आज वो सब के लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं अच्छे तरीके से, और फील ही नहीं होता कि कोई हमारे देश का है कि नहीं है। और उन आक्रांताओं ने, या जो विदेशी लोग आए, इन्वेजियंस आए, उन लोगों ने भी आकर यहाँ की सभ्यता संस्कृति को अपनाने की पूरी कोशिश की। तो एक सम्मिलन हुआ, हम एक एसिमिलेशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, एक एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेट हुए हम, और हमें पता ही नहीं चलता। तो चलिए बताइए, सबको बताना जरूरी है, चलिए, वरना आप क्या सिर्फ बैठने के लिए आते हैं यहाँ? हाँ, क्या कोई स्टोरी चल रही होती है रोज क्लास के अंदर? क्या देख रहे हो, मेरे बर्फ का पानी ये देख रहे हो? मन हो रहा है पीने का, ये झूठा है। लेकिन नहीं, इतनी गर्मी में कोई बर्फ का पानी देखता है तो डेफिनेटली उसे लगता है वो पिए, है ना। एक्चुअली क्या है कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, आपको पता ही है, डायलिसिस होता है, तो ना हमारी बॉडी से पानी खींचा जाता है। उस दौरान 3-4 लीटर पानी रोज खींचा जाता है जब भी हम डायलिसिस पे जाते हैं, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। एक्स्ट्रा पानी यूँ खींचा जाएगा मशीन से तो डिहाइड्रेट, एक हम नॉर्मल आदमी है, स्वस्थ आदमी, वो पानी पी रहा है तो उसकी बॉडी में पानी हमारा पूरा खींच लिया जाता है। तो दूसरे दिन तो मुझे बहुत प्यास लगती है, और बर्फ़ का पानी पिए बिना हम नहीं रह सकते। मतलब आपने पता नहीं कभी गौर किया था कि नहीं किया था, जनवरी में भी मेरी बॉटल से बर्फ़ की आवाज़ आती थी, आपने कभी शायद इतना गौर किया नहीं होगा। तो भरी सर्दी, जिस समय इतने हालात ख़राब थे, तब भी मेरी बॉटल में बर्फ़ का पानी रहता है। हमेशा ही मिल्टन की बॉटल रहती है जिसमें पानी चिल्ड रहे 15-20 घंटे, और बर्फ़ इसमें भयंकर डली रहती है। पानी तो मैं कहीं भी थोड़ा थोड़ा भर लेती हूँ, तो वो कारण है। और जितने पेशेंट हैं सब पीते हैं, अकेली मैं नहीं हूँ, सारे पूरे वर्ल्ड में जितने पेशेंट होंगे ना, सब ठंडा पानी पीते हैं, ऐसी है ना। तो ये चीज़ है। तो चलो बताओ, एक एक पॉइंट तो एटलीस्ट बताओ। बैठे हो तो फिर बैठे रहो, जाओ, आज बैठे रहते हैं। क्यों आदित्य? आज बैठे रहते हैं हम लोग, वो ज़्यादा बेटर है। आदित्य तो फिर भी कुछ बोल रहा है इस क्लास में, बाकी बच्चे तो कुछ बोलने का एकदम कसम खा के आ रहे, गीता पर, कुरान पर, रामायण पर कसम है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लोग तो कहते सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग रोज कसम खा कर आते हो, स्नान ध्यान करते हो और उसके बाद कसम खा लेते हो, पापा मम्मी हम जा रहे हैं, क्लास में कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ क्यों? सही बात है ना कशिश? कशिश को हंसी आ रही है? कशिश मान रही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्यों साक्षी, ऐसी कोई कसम तो नहीं है? नहीं, साक्षी तो फिर भी बोल लेती है। तो बताओ एक एक, चलो विशाल बताओ।
विशाल कह रहा क्या बताना है, रामायण खत्म होने को जा रही है और विशाल कह रहा है राम कौन थे, सीता जी कौन थी, पूरी रामायण खत्म हो रही है विशाल, मतलब ये टॉपिक। हाँ चलो बताओ, कौन बताएगा? सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, सोच के बताओ, सोचो। हाँ कशिश, कितनी प्यारी और मधुर वाणी में तुम बोली, इतनी कलेजे को ठंडक हुई बेटा। हाँ क्या क्या बताना है? हाँ, बेटा हमें वो कारक, वो फैक्टर्स बताने हैं जो इतनी डाइवर्सिटी में भी हमें एक किए हुए हैं। अब बोलो बेटा। अच्छा अच्छा, सोचो सोचो। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? तुम कुछ बताना चाह रहे हो क्या? क्या 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 बोलो, बोलो तो। नहीं आपस की बात कैसे नहीं, क्लास में कोई आपस की बात नहीं है। चलो बताओ क्या बोल रहे थे आदित्य? मजबूरी। इतना फिट हो गए ना, इतना उल्टा सीधा थॉट दोगे ना मार खाओगे, समझे ना? मजबूरी। हाँ बताओ। मतलब अच्छा 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 अच्छा, हाँ मैं समझ गई यार, आई गॉट इट। क्या सब हंसी, मतलब अच्छा तुमने एक्ट करके था, सिर्फ हंसी हमारी ही 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 मैडम, हमारी हंसी ने हम सबको एक किया हुआ है ना? सही बात है ना कशिश? सब हंस रही है, लड़कियां भी हंस रही ही। पता नहीं मैडम ने ऐसा क्या प्रश्न कर लिया भाई कि इतनी हंसी आ रही है, क्यों भाई? इंटरव्यूअर करेगा ऐसे ऐसा ही। हाँ एग्जाम में बोलेगा क्या हुआ ही। क्या? सभी धर्मों की, हाँ ठीक है। हाँ तो मतलब एक वो जो फीलिंग है, एक सेंस ऑफ टॉलरेंस या पावर ऑफ टॉलरेंस है हम सबके अंदर, तो वो चीज़ है कि इतने धर्मों के लोग और सबको बराबर मान्यता है। तुमने ठीक बोला, किसी भी धर्म को हमारे यहाँ पर कोई स्पेशल वेटेज नहीं है। 6 धर्म है मुख्य रूप से, बाकी और भी हैं लेकिन 6 धर्म मुख्य रूप से है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन। एक बिल्कुल सही बात है। अब देखो पॉइंट आया ना दिमाग में, सिमिलर कंट्री तो है बेटा, ये बोलो एक ही नागरिकता है, सेक्युलर, ओके ओके सॉरी, यस ऑफ कोर्स सेक्युलर कंट्री है। तो जहाँ पर कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी धर्म विशेष को आश्रय या प्रश्रय नहीं दे सकती और ना ही देती है, ठीक है? हाँ इक्वल सबको माना जाता है, ठीक है? और अगर मंदिर मस्जिद तोड़ने की बारी आएगी तो कोई सड़क बन रही है, कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, कोई ऐसी बात है, तो मंदिर टूटेगा तो मस्जिद भी टूटेगी, मस्जिद टूटेगा तो मंदिर भी टूटेंगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर सरकार को लगा तो, नहीं लगा तो मस्जिद भी अपनी जगह पर है और मंदिर भी अपनी जगह पर है, ठीक है? फिर इसी तरीके से हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, ताकि हम सब की निष्ठा देश के लिए रहे। जैसे अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की और एक यूएसए की। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई नागरिकता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, सिर्फ हम लोग भारत के नागरिक हैं। हमारे यहाँ पर कोई औपचारिक भाषा नहीं है, मदर टंग हो सकती है बच्चों, हाँ, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कोई नहीं हमारी। हिंदी हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, वो नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली एक मदर टंग है, मातृभाषा है। और उसके अलावा 22 भाषाएं, मतलब उसको मिलाकर 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं और सबको बराबर का दर्जा हमारे यहाँ पर दिया गया। उसके अलावा अपने अपने डायलेक्ट्स हैं, अपनी अपनी बोलियाँ भी हैं, ठीक है? ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हमारी फीलिंग है, वो देखिएगा ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जहाँ पर मिलकर एक हो जाती हैं। जैसे कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे तो भी हम सबकी फीलिंग एक थी, ठीक बात है? अगर हम चंद्रयान की बात करें तो भी फीलिंग एक थी देश में। हाँ बिल्कुल, कोविड, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहा है। कोविड पैंडमिक आया तो भी सब लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया। ये तो नहीं बोला मुसलमानों ने या मुस्लिम से कि हम तो मस्जिद जाके रहेंगे, या हिंदुओं ने मंदिर जाएंगे। सब बंद किया, सब ने बराबर उन चीज़ों को माना। इलाज सबका बराबर हुआ, ये तो नहीं बोला गया ये मुसलमान है तो ये हिंदू है, ये सिख कैसे मरने दो, ऐसा तो नहीं बोला गया। या कोई डॉक्टर मुस्लिम था, उसने बोला मैं से मुस्लिम का इलाज करूँगा। तो सब ने एक, मतलब जो एक सेंस ऑफ यूनिटी है, सब ने उसका उस टाइम पर
प्रदर्शन किया, और जिसको जैसी जिसकी मदद दिखाई दी सबने वैसी मदद की। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं आज भी बेटा हमारे यहाँ पर कि जो हमें कहीं ना कहीं एक साथ जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसी के आगे लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, हिंदी के बच्चे हेडिंग डालिएगा। भारत में विविधता के बीच एकता की ओर ले जाने वाले कारक। भारत में विविधता के बीच एकता की ओर ले जाने वाले कारक। पहला लिखिएगा, संवैधानिक पहचान अर्थात पूरा देश एक ही संविधान द्वारा शासित होता है। पूरा देश एक ही संविधान द्वारा शासित होता है, यहाँ तक कि अधिकांश राज्य तीन स्तरीय सरकारी संरचना की एक सामान्यीकृत योजना का पालन करते हैं। और इस प्रकार राष्ट्रीय शासन ढांचे में एकरूपता प्रदान करते हैं। इसके अलावा संविधान सभी नागरिकों को उनकी उम्र, लिंग, वर्ग, जाति, धर्म आदि की परवाह किए बिना कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा हिंदी मीडियम में, 2-3 पॉइंट आपको लिखवा दूं पहले। धार्मिक सहिष्णुता भारत की अनूठी विशेषता है। जिसके कारण भारत में कई धर्म सह अस्तित्व में हैं। धर्म और धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान द्वारा ही दी गई है।
इसके अलावा कोई राज्य धर्म नहीं है। वही मैंने बोला ना, अपना कोई धर्म, अपनी कोई भाषा नहीं हमारी। इसके अलावा कोई राज्य धर्म नहीं है और सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्राथमिकता दी जाती है। राज्य द्वारा समान प्राथमिकता दी जाती है। अगला तीसरा पॉइंट है अंतरराज्य गतिशीलता। अंतरराज्य गतिशीलता अर्थात संविधान अनुच्छेद 19(1) डी के तहत 19(1) डी के तहत भारत के पूरे क्षेत्र में आवाजाही की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। स्वतंत्रता की गारंटी देता है जिससे जनता के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। बोर हो गई? मान लो बेटा, मतलब मेरी तो कोशिश है अपनी ओर से 31 मई तक ख़त्म करने की, यही मतलब 10-12 दिन में ही। नहीं ऐसा नहीं बोला, ऐसा वो हाँ नहीं ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा, है ना। और दूसरा ये कि अगर कहीं क्लास गई मान लो 1-2 जून, बस मतलब 2 दिन, वैसे मेरे हिसाब से तो मैं 31 ही, क्योंकि एक लफड़ा और भी चल रहा है ना बेटा, सीलिंग का अभी भी बहुत लफड़ा चल रहा है। कल मुखर्जी नगर में 7 कोचिंग और सील कर दी गई है, जिसमें बड़ी बड़ी कोचिंग से खान स्टडी, ओनली IAS, PLA करके है, प्ला करके है, और एक और है लॉ एम्बिशन करके, मतलब जो बिल्कुल बत्रा पर है ना, फ्रंट में है दृष्टि के जो सामने हमने किए, तो 7 और सील कर दी गई है। एंड हाई कोर्ट का भी ये कहना है कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे भी आप नहीं चला सकते हो। अगर बिल्डिंग नहीं चला सकते हो, लेकिन पूरी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो होने चाहिए। वो जो पूरे पाइप्स होते हैं वो उससे नहीं मान रहे, सीज फायर से नहीं मान रहे। हाँ वो जो पूरा पाइपिंग नहीं होती बेटा, यस। और देखो बेटा, एक तरीके से ना वो देखो कहीं ना कहीं ठीक भी है। देखो अभी कल परसों पता नहीं कहाँ पर OPD में आग लग गई, बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली में, शॉर्ट सर्किट हो गया गर्मियों में। मैं कल जहाँ हॉस्पिटल डायलिसिस कराने गई, वहाँ पर कुछ जल रहा था, तो तुरंत उसको वहाँ पर लोगों ने ठीक कराया गया। पेशेंट थे तो जो उस तरफ के पेशेंट थे उनको शिफ्ट किया गया, नहीं तो कल वहाँ भी आग लग सकती थी। तो फिर अब देखो गर्मी है, लोड रहता है, ये आपको पता है, आप देखते हो ट्रांसफार्मर बहुत जल जाते हैं, चीज़ें ये सब क्यों? क्योंकि एक तो गर्मी है बेटा, उस पर से लोड है। तो बात तो सही है। देखो बेटा, आज ईश्वर न करे इस बिल्डिंग में आग लग जाए जोर से, क्या हालात होंगे हमारे। 3 मंजिल हम उतर नहीं पाएंगे बेटा, हम जोर से दौड़ेंगे और आधे लोग गिरकर हाथ पैर टूट जाएंगे। क्या हुआ था मुखर्जी नगर में, बच्चे लड़के लड़कियां ऊपर से कूद गए, सर फट गए। स्टूडेंट ही है, बच्चा ही है, और क्या, अरे हम भी डर जाएंगे, इतने बड़े हैं तो क्या हम नहीं डरेंगे? हम भी तो डरेंगे। तब हम दौड़ेंगे, भागेंगे, क्या होगा? किसी का सर फट जाएगा, किसी के हाथ पैर टूट जाएंगे, किसी की जान चली जाएगी। तो एक तरीके से मतलब मैं तो इस बात के फेवर में हूँ, भले मैं एक फैकल्टी हूँ, लेकिन मैं वहाँ अपना स्वार्थ नहीं देख रही हूँ, क्योंकि देखिए हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। हाँ भाई, ये कोई गारंटी थोड़ी ना है बेटा। ये अब AC लगा है, इलेक्ट्रॉनिक सब वो लगे हैं, सब जगह मीटर्स लगे, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो गया फिर
तो अब ये भी आया, तो इसलिए मैं तो और चाह रही हूँ कि 31 तक तो मैं ख़त्म कर ही दूँ, ताकि मेरा सब्जेक्ट एक मुझे लग रहा है कि मैंने शुरू किया तो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हो सकता है फिर सर कई क्लास बदलें, कुछ करें, है ना। तो ये चीज़ है। सर से बात हुई थी आज मेरी मॉर्निंग में ही, अमन सर से, तो यही कह रहे हैं कि बाकी मैंने बिल्डिंग ओनर को बोल दिया है कि आप कुछ भी करके करवाइए, क्योंकि मैं कहाँ लेकर जाऊँगा बच्चों को और फर्नीचर को। बात तो सही है बेटा। तो इससे अच्छा बेटर क्या, वो 1-2 लाख रुपए लगेगा, लेकिन एक बार आप बिल्डिंग में लगा दो तो बढ़िया भी तो है। हाई कोर्ट ये थोड़ी ना कह रहा है कि आप कोचिंग ना चलाए, धंधा बंद कर दें। वही कह रहा है पूरे सेफ्टी के फीचर्स जो भी आप कर लें, और वो ज़रूरी है। उसमें क्या तुरंत पानी के फव्वारे आ जाते हैं तो आग मतलब फैलती है पर जान नहीं जा पाती है, क्योंकि आग तेज़ी से नहीं फैल पाती है, क्योंकि तुरंत उसमें से पानी गिरना ज़ोर से एकदम वो फव्वारा टाइप रहता है, शुरू हो जाता है। तो बस वही चीज़ है। तो इसीलिए अब देखो क्या होता है। तो 7-8 कोचिंग बंद की गई, अभी आज और भी काम चलेगा वहाँ पर सीलिंग का, अब देखो क्या होता है ना। तो उस वजह से मेरा जहाँ तक बेटा मैं 31 तक ख़त्म कर दूँगी। इसमें 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो नोट्स के ही मैं चीज़ों को सीधा आपको लिखवाऊँगी, तो उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर दूँगी, उसमें आपको भी ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि नोट्स तो आपको पूरे में, और मैं उन्हीं को लिखवाऊँगी बेटा, जैसे कि क्षेत्रवाद है, सांप्रदायिकता है, धर्मनिरपेक्षता है, 3 टॉपिक है। अब मैं वो सीधी छपाई कराऊँ बुक से आकर तो वो तो नॉनसेंस टॉक है, तो वो मैं हम डिस्कस करेंगे बढ़िया, उसके ऊपर बातचीत करेंगे और मैं आपको वो नोट्स दे दूँगी। आज भी आपको और नोट्स मिल जाएंगे, आज या कल सुबह। मिले कि नहीं मिले बोले भी तो आपने बोला ही नहीं होगा ना सर को। अच्छा, वो इसलिए कि हाँ वो मैं समझ रही हूँ। हाँ ठीक है, जब तक मैं उनको और भी नोट्स दे दूँगी जितने पढ़ाती जा रही हूँ, है ना। तो उसमें क्या रहेगा, 31 मई तक हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो इसमें लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, 4 पॉइंट इनको लिखा तो फिर 4 पॉइंट आपको, है ना। हिंदी मीडियम के बच्चे उसे क्या लिखिएगा। और देखिए दूसरी चीज़ है, ऑलवेज क्लास में अगर आप अपना सपोर्ट नहीं करोगे डिस्कशन में, मैं झूठ नहीं बोली, मैं जहाँ जहाँ पढ़ाती हूँ कहते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्लास है, बच्चे लड़ते हैं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही बेटा। मैं लुका IAS नाम लेकर बता रही हूँ, करोल बाग पढ़ाया, बच्चों ने ये बोला कि मैडम ने क्लास जल्दी खत्म कर दी फुल सिलेबस पढ़ाने के बाद। कंप्लेन नहीं, वो ये कह रहे थे मतलब और पढ़ाना चाहिए था मैडम को। तो डायरेक्टर ने बोला, जो मलूका सर है वहाँ के, वही सरदार जी, कि पूरा सिलेबस मैडम ने करा दिया सब का। तो कह रहे बहुत मज़ा आ रहा था। तो सर ने कहा मज़े के लिए थोड़ी हम आपको पढ़ा सकते हैं। बच्चे इतना डिस्कशन करते थे, सम टाइम हमारा 1.5 घंटा सिर्फ डिस्कशन में निकल जाता था। मैं झूठ नहीं बोलूँ, 1.5 जहाँ भी पढ़ाती हूँ 1-1 घंटा, मतलब ऐसा है कि बच्चों को रोकना पड़ता है कि बस यार थोड़ा। और कई जगह तो मैंने वहाँ तो मैंने नोट्स भी नहीं बनवाए, जो नोट्स से बस वो दे दिए, सिर्फ बच्चे डिस्कशन करते थे और 22-25 दिन में क्लास खत्म हो गई। तो अगर आप इस टॉपिक में देखो, आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, मैं कितना आपके मुंह से निकलवाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग कुछ नहीं बोलते और फाइनली मुझे लिखवाने में आना पड़ता है। भाई जब आप डिस्कस नहीं करो, मैं देखो कितना डिस्कस करूँगी अकेले, मुझे आपका सपोर्ट भी तो चाहिए बेटा। आप बोलोगे, फिर मैं बोलूँगी, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे, फिर मैं आपके पॉइंट पर कोई दूसरा पॉइंट बोलूँगी, तब तो बात आगे बढ़ेगी। अब एक क्लास में टीचर ही बोलता रहे और स्टूडेंट का कोई आउटपुट नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा बेटा। और जब मैंने टॉपिक शुरू किया तो मैंने बोला था बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप अगर नहीं बोलोगे तो टीचर को अपना सिलेबस तो कराना है ईमानदारी से। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि चलो मैं एटलीस्ट लिखवा तो दूँ, और जितना देखिए डिस्कशन होता है वो मैं आपके साथ करती हूँ ईमानदारी से अपनी ओर से, कि कैसे मैं बच्चों को अपने पॉइंट जितने हैं वो दे दूँ। ठीक है, चलिए। तो अगली हेडिंग डालिएगा, उसी में हेडिंग बोलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, अन्य कारक जैसे कानून का, हिंदी मीडियम के बच्चे, फिर इंग्लिश को लिखवाऊंगे। अन्य कारक जैसे कानून का एक समान प्रारूप, एक समान प्रारूप, कॉमा, दंड संहिता, दंड संहिता, कॉमा, प्रशासनिक कार्य, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, वही IAS IPS, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं भी नीति कार्यान्वयन आदि में एक रूपता लाते हैं। एक रूपता लाते हैं। ठीक, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हेडिंग डालिए बच्चों, 4 पॉइंट आपको लिखवाती हूँ, फिर आपको लिखवाऊंगी। लिखिए बेटा, फैक्टर्स लीडिंग टू यूनिटी in diversity in India.
फर्स्ट पॉइंट है, द एंटायर कंट्री इज गवर्न्ड बाय, the entire country is governed by one single constitution, even most of the states follow a generalized scheme of, follow a generalized scheme of three-tier government, structure, comma, thus imparting uniformity in national governance framework. Further, the Constitution guarantees certain fundamental rights to all citizens regardless of their age, gender, class, caste, religion, etc. Second point, religious coexistence means religion tolerance is the unique feature of religions in India, due to which multiple religions coexist in India. Freedom of religion and religious practice is guaranteed by the Constitution itself, moreover, there is no state religion and all religions are there is no state religion and all religions are given equal preference by the state. Next, interstate mobility. उसी में लिखिएगा, interstate mobility means the Constitution guarantees freedom to move throughout
freedom to move throughout the territory of India, the territory of India under Article 19(1)(d) under Article 19(1)(d), thus promoting a sense of unity and brotherhood among the masses. नेक्स्ट पॉइंट, फिर उसके बाद हिंदी को लिखवा दूंगी बाकी बचे हुए. Other factors such as uniform pattern of law, penal code, administrative works in bracket all India services, bracket close, to lead to uniformity in the criminal justice system. Policy implementation, etc. Yes, criminal justice system, policy implementation, etc. ठीक है. हिंदी मीडियम के बच्चे उसी के आगे अगला पॉइंट लिखिएगा. आर्थिक एकीकरण अर्थात भारत का संविधान अनुच्छेद 301 के तहत भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और उपभोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है. इसके अलावा वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने एक देश एक कर एक बाजार का मार्ग प्रशस्त किया है. और इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के बीच एकता दिखाई देती है. अगला पॉइंट है तीर्थ यात्रा और धार्मिक प्रथाओं की संस्था. उसमें लिखिएगा डैश करके. भारत में धर्म और आध्यात्म का बहुत महत्व है. भारत में धर्म और आध्यात्म का बहुत महत्व है.
उत्तर में बद्रीनाथ और केदारनाथ, उत्तर में बद्रीनाथ और केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में द्वारका तक धार्मिक मंदिर और पवित्र नदियाँ, धार्मिक मंदिर और पवित्र नदियाँ देश के कोने कोने में फैली हुई हैं। तीर्थ यात्रा की सदियों पुरानी संस्कृति, तीर्थ यात्रा की सदियों पुरानी संस्कृति उनसे निकटता से जुड़ी हुई है। जिसने हमेशा लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाया है, जिसने हमेशा लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाया है और उनमें भू सांस्कृतिक एकता की भावना को बढ़ावा दिया है, और उनमें भू सांस्कृतिक एकता की भावना को बढ़ावा दिया है। इसके लिए आप कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हो मुझे? बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो। क्या पंजाब? क्या हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और मक्का मदीना जाने के लिए भी, हज यात्रा करने के लिए भी सरकार की ओर से आर्थिक छूट और सहायता दी जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया बिलाल ने, 2-3 एग्जाम्पल। और कोई? अभी भी एग्जाम्पल बहुत बचे बेटा, सोचो, बहुत एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल दे सकते हो ना तुम लोग इस चीज़ के लिए, बहुत। और तुम सबको पता है, जैसे बिलाल ने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, माइंड ब्लोइंग दिए। बस यात्रा की बात की उसने, अजमेर शरीफ की बात की उसने, उसकी बात की, बिल्कुल ठीक बोला उसने कि ये सब कहीं ना कहीं हमारी, देखिए, एकता को बढ़ावा देते हैं, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल? वेरी गुड, ठीक है। जैसे कि जब स्पोर्ट्स होते हैं तो हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी हो, सभी चाहते हैं कि हमारा देश जीते, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल दो, सोचो, थोड़ा सोचो, भरमार है एग्जाम्पल्स की। आप वैष्णो देवी जाते हैं? चलो हिंदूज वैष्णो देवी जाते हैं। वैष्णो देवी में देयर आर ऑल मुस्लिम्स, यस, हु वर्क्स विथ घोड़ा, खच्चर, पालकी, दे ऑल आर मुस्लिम्स ओवर देयर। आप बताओ, सब मुस्लिम है। और आप इतना सा बच्चा दे दीजिए अपना 6 महीने का, कोई डर की बात नहीं है, आपको दिखेगा नहीं रास्ते भर के कि वो बहुत तेज चल रहा है, वो बच्चे को ऊपर लेकर खड़ा रहेगा, उसे खिलाता रहेगा, ऊपर पहुंचो आपको ऊपर ही मिलेगा वो, आपको रहेगा बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, कहाँ लेकर चला गया, वो तो चला गया, भाग गया, ऊपर ही चढ़ाई जहाँ पर पूरी ख़त्म होती है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा आराम से, बच्चे को गोद में खिलाता हुआ। आप सोच लो, ये हालात है। तो वो सब मुस्लिम है। दूसरी, वो सारे के सारे, आप घोड़े पे बैठे कभी या जाए चढ़ाई करें, वो घोड़े को जय माता दी करके खींचते हैं, वो मानते हैं कि हाँ माता का महत्व, देवी बैठी है साक्षात, एक बार कोई और माने नहीं माने, वो मुस्लिम्स जय माता दी बोलते हैं, अपने घोड़े को बोलते हैं चल जय माता दी बोल और चलता जा, माता नाराज हो गई तो फिर दिक्कत जाएगी, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। आप ये सोचो, वो सब मुस्लिम हैं। अब क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रोजी रोटी ही सबसे बड़ा भगवान है, बिल्कुल ठीक भी है। अजमेर शरीफ में बहुत सारे हिंदुओं की भी दुकानें हैं, बहुत सारे हिंदुओं की दुकानें हैं, केदारनाथ में भी ऐसी है, बिल्कुल मुस्लिम से वहाँ। और जब बाढ़ वगैरह आई थी बद्रीनाथ और उत्तराखंड में, तब कितने मुस्लिम्स ने, जितने श्रद्धालु थे, क्योंकि श्रद्धालु तो सब हिंदू ही थे,
तो कितने मुस्लिम्स ने कितनी पनाह दी, सेवा भाव किया, हाँ इलाज किया। तो वही बात है ना कि हम ना हमेशा, एक्चुअली दिक्कत पता कहाँ है बेटा, दिक्कत है मीडिया से। मीडिया भड़काता है, वो उन चीज़ों को नहीं दिखाएगा जहाँ पर हम यूनिटी में हैं, जहाँ पर मैंने तुम्हारी या तुमने मेरी मदद की, वो नहीं दिखाएगा। मैं एक हिंदू हूँ और तुम एक सिख हो, तुमने मेरी मदद की, वो चीज़ नीचे पट्टी पर चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ तो कुछ और है, तो आप उसको भी तो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह दिखाओ, तब तो मज़े की बात है। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स है बेटा जो भरे हुए हैं। चांदनी चौक की मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको, कि जो माता की मूर्ति खंडित हुई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने माता की मूर्ति को स्थापित किया, भंडारा किया, कन्या भोज किया। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये सब हमको पता ही नहीं। आप ही को देख लीजिए, पता ही नहीं है, ये सब कहीं गायब है, खो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। हालांकि कुछ लोग इसे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगभग बात होगी, ये 22-23 की बात होगी, शायद 23 या 22 की बात होगी। तो एक मुस्लिम मतलब लड़का था, स्कॉलर था, प्रोफेसर था, तो संस्कृत पढ़ाने के लिए उसका चयन किया गया। क्लास में जब गया, बच्चों ने पढ़ने से मना कर दिया। बोले एक मुस्लिम संस्कृत पढ़ाएगा, हमें पढ़ना ही नहीं है। ये बात थोड़े दिन रही, पर ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह कभी नहीं बनी, देखने वालों की नज़र तक पहुंची। टीचर टीचर होता है, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। टीचर की तो जात और धर्म मत रखो यार, कि वो इस जाति का है, वो इस धर्म का है, इस जेंडर का है। टीचर टीचर है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। इनफैक्ट कल कोई ट्रांसजेंडर भी पढ़ा रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसके अंदर योग्यता है और कोई ऐसा काम कर रहा है। तो कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है बेटा कि सिर्फ यही पढ़ा सकता है, सिर्फ हिंदू ही पढ़ा सकते हैं, सिर्फ मुस्लिम या ईसाई, ऐसा तो नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे देश के लोगों के अंदर भी है बेटा। तो वही चीज़ें जहाँ मीडिया की गलती है, पॉलिटिशियंस की गलती, वहाँ हम आप भी तो कम नहीं हैं। हम आप भी तो धर्म और जाति में इतने लबालब घुसे हुए लोग हैं कि हम लोग उससे कम आउट करना ही नहीं चाहते। तो वही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप चाहो तो कोट कर सकते हो, एग्जाम्पल आप जो मन चाहे कोट कर सकते हो बेटे एग्जाम में। मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ मैंने, बल्कि आपको एग्जाम्पल देने ही है, केस स्टडी देनी ही है। उसके लिए आप पेपर पढ़ते रहिए, आए दिन आपको ऐसी केस स्टडीज़ मिलते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक, उसी के आगे लिखिएगा, हिंदी के बच्चे लिख रहे थे ना। अगला पॉइंट है मेले और त्यौहार। मेले और त्यौहार, बस इसकी हेडिंग डाल लीजिएगा, आप समझ ही गए। अगला मेले और त्यौहार, अगला पॉइंट है। इसमें मैं कुछ लिखवा नहीं रही क्योंकि क्लियर है। अगला, मानसून के माध्यम से जलवायु एकीकरण। मानसून के माध्यम से जलवायु एकीकरण। और लास्ट है खेल और सिनेमा। खेल और सिनेमा। ठीक है, आपने कहां तक लिखा था इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने? इंटर स्टेट मोबिलिटी नहीं, हाँ इकोनॉमिक, हाँ ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे देखो लिखने वाले लिख रहे हैं, आदित्य वगैरह सब। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया secures the freedom of trade, commerce, trade, yes beta, trade, commerce and consumption within the territory of India, under Article Territory of India under Article 301. Article 301. Further, the Goods and Service Tax, GST,
further, the goods and service tax GST have imposed for one country, one tax, one national market. One country, one tax, one national market, thus facilitating unity, कुछ पूछना है? Facilitating unity among different regions. अगला पॉइंट लिखिएगा बच्चों. Institution of pilgrimage and religious practices. Pilgrimage and religious practices. Dash. In India, religion and spirituality. In India, religion and spirituality have great significance, from Badrinath and Kedarnath in the north, to Rameshwaram in the south, Jagannath Puri in the east, to Dwarka in the west, the religious shrines and holy rivers are spread throughout the length and breadth of the country. Closely related to them is the age-old culture of pilgrimage, which has always moved people to various parts of the country, and fostered in them a sense of geocultural unity. Geocultural unity. Next point है fairs and festivals. Next point है climatic integration via monsoon. और लास्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स एंड सिनेमा. ठीक, लास्ट हेडिंग डालेगा, उसमें से पॉइंट्स सिखवाने आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चे. पहले फैक्टर्स दैट थ्रेटन इंडियाज यूनिटी. तो मैंने अभी भी आपको बोला था
क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, सांप्रदायिकता है, मीडिया है, पॉलिटिशियंस है, ये सब हमें थ्रेट देते हैं हमारी यूनिटी को। तो पहला पॉइंट है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म तो पूरा टॉपिक ही आपका आगे है ना। रीजनलिज्म, divisive and defected politics. Second point है divisive, divisive, divisive and defected politics. Divisive and defected politics. Next, development imbalance. बिल्कुल ठीक बात है। देखो, अगर असमान विकास होगा बेटा, असमान वितरण होगा, तो ये बात पक्की है, किसी ना किसी को तो ये फील होगा ना कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ। जैसे कि हमारे देश में नक्सलवादी हैं, अतिवादी या आतंकवादी हैं, तो भाई देखो, अगर किसी को लगेगा कि इस देश के संसाधनों में हमें हिस्सा नहीं मिल रहा है और हमने बहुत बार शांतिपूर्ण मांग कर ली, तो कहीं ना कहीं लोग एक्सट्रीमिस्ट को अपनाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट होकर काम करेंगे, तो ये भी एक दिक्कत है। तो ठीक, नेक्स्ट है एथनिक डिफ्रेंसिएशन एंड नेटिविज्म। एथनिक डिफ्रेंसिएशन एंड नेटिविज्म। नेटिविज्म। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए बात हो रही है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन। नेक्स्ट है इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। उसी के नीचे एक पैराग्राफ लिखिएगा। In spite of the challenges, in spite of the challenges posed by diversity, in spite of the challenges posed by diversity, there can be no doubt on the role, there can be no doubt on the role played by socio-cultural diversity. Yes, on the role played by socio-cultural diversity in sustaining and developing, in sustaining and developing Indian society. Problem is not of diversity. Problem is not of diversity per se. Problem is not of diversity per se, P-E-R-S-E, per se, comma, but the handling of, बहुत सही बात बोल रहे हैं वो, but the handling of diversity in Indian society. But the handling of diversity in Indian society. The problems of regionalism, the problem of regionalism, comma, communalism, etc. have arisen because the fruits of development, because the fruits of development haven't been distributed equally, or the cultures of some groups, or the cultures of some groups
haven't been accorded due recognition. हिंदी के बच्चे लिखेगा, हेडिंग डालेगा, भारत की एकता को खतरे में डालने वाले कारक। भारत की एकता को खतरे में डालने वाले कारक। पहला, क्षेत्रवाद। दूसरा, विभाजनकारी एवं दोषपूर्ण राजनीति। तीसरा, असंतुलित विकास। चौथा, जातीय भेदभाव और मूल निवासीवाद। अगला, भौगोलिक अलगाव। अगला, अंतरधार्मिक संघर्ष, मतलब दो धर्मों के बीच में अंतरधार्मिक संघर्ष। अगला, अंतरराज्यीय संघर्ष, दो स्टेट के बीच में, जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र, चाहे नदी के विवाद को लेकर हो, कावेरी जल विवाद है ना, तो इस तरीके से। अगला, सॉरी हो गए, हाँ, अंतरधार्मिक भी हो गया, अंतरराज्यीय है ना, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। विविधता से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज को बनाए रखने और विकसित करने में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता द्वारा निभाई गई भूमिका पर कोई संदेह नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में विविधता को संभालने की है। क्योंकि क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता आदि समस्याएं इसलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि विकास का फल समान रूप से वितरित नहीं किया गया है, या कुछ समूहों की संस्कृतियों को उचित मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए, ये टॉपिक भी आपका यहाँ पर फिनिश होता है। कल जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन है।
बड़ा विनम्र निवेदन है कि आप लोग डिस्कशन थोड़ा सा करें। अब कल विमेन का टॉपिक है, कल भी अगर उस टॉपिक में भी आप लोग के पास डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है तो ये गंभीर बात है, सच में ये गंभीर बात है बेटा। इट मीन्स कि आप लोग के पास यूपीएससी के लिए कोई थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप हो रहा है, कि आपको सोचना पड़ेगा। हम तो क्या पढ़ाकर निकल जाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि कल आप यूपीएससी देने के एबल हो भी कि नहीं हो, क्योंकि इतना होने पर आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए हर चीज़ पर बात करने के लिए। और कुछ बच्चे तो बोलते, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही, मैंने सच में बोला वो तो मजाक है, पर वो सही बात है, कसम खा के आते हैं हमें कुछ नहीं बोलना है, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो टीचर तो फिर क्या करेगा, टीचर अपना डिस्कस करेगा, लिखवाएगा, चला जाएगा, फिर आएगा, फिर अपना डिस्कस करेगा, वो अपना काम तो पूरा करके जाएगा ही। मैं तो आपका कोई टॉपिक छोड़ नहीं रही हूँ, देखिए मैं तो पूरा करा रही हूँ और कराऊंगी भी, इकोनॉमी में पूरा कराया यहाँ भी। तो बट वही बात है ना कि थोड़ा सा, चलिए इकोनॉमी तो सब्जेक्ट अलग था, आपके पास पॉइंट्स नहीं होते थे, मैं मानती हूँ, पर यहाँ तो बेटा ये सोसाइटी की टॉक्स है, यहाँ पर आपके पास बल्कि चुप रहने का कोई बहाना ही नहीं होना चाहिए। आपको तो इतना बोलना चाहिए, इतना डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है, कि 1 घंटा लिखिए और 1 घंटा डिस्कशन हो। तो रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ बच्चों के पास बुक्स है, पढ़ो, एनसीईआरटी है, इतना बढ़िया बढ़िया बातें उसमें दी है, पढ़ के आओ ना, पढ़ के आओ, यहाँ बताओ, एनसीईआरटी की बातों को ही दोहराओ, फिर मेरा कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा, फिर आपका कोई पॉइंट आएगा, हाँ मैडम इसमें ऐसा, ऐसे ही तो क्लास चलेगी ना बेटा, ठीक है ना। तो सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो बेटा कि 2 घंटे आना है और आकर सिर्फ 2 घंटे मुझे बैठना है, आप इस तरीके से मत पढ़ो कि टाइम पास करना। टाइम पास थोड़ी ना कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो क्या फिर, और टाइम पास करके किसका बुरा होगा, आप ही का। तो टाइम पास नहीं करना है यहाँ कि 10 से 12, 12 से 2 और घर चले गए। ये सोचना है कि सीखना क्या है, कितना अधिक से अधिक, किस आखिर आप फीस दे रहे हो ना, फ्री में पढ़ रहे हो क्या, फिर यही सोचो ना, आपके माता पिता कैसे कैसे फीस दे रहे हैं, तो बच्चों को सीख कर निकलो इस क्लासरूम से, है ना। और आपको आई थिंक कल फीस का ही बोला गया है ना, तो फिर तो फीस तो कोई नहीं रोकेगा ना, फीस तो आपसे ली ही जाएगी, तो फिर आप नॉलेज क्यों ना लें, वो आपका हक है, सोचना मेरी इस बात पर। फीस 1 रुपया नहीं छोड़ी जाएगी, तो फिर आपका भी तो फर्ज है कि आप नॉलेज पूरा पूरा गेन करें, वो आपका हक है ना। कोई बात नहीं है, आप कल ना एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया है बच्चों, विमेन वाला टॉपिक, मज़ा आएगा आपको पढ़ के, है ना। पढ़ना, आना, फिर डिस्कशन करना मेरे साथ, देखना आपको कितना अच्छा लगेगा क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए तो ठीक है, बाकी तो सब वैसे तो ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है वैसे तो, जो मैं समझाती हूँ। कोई पॉइंट हो तो फिर भी बताओ बेटा, घर में पढ़ते हो, कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट है तो ज़रूर बताओ, ठीक है। एक बार नहीं 100 बार पूछो। तुम्हारी तबीयत ठीक है, मौसम क्या हो गया, सर दर्द, गर्मी भी तो है, धूप है ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा। ठीक है बेटा, थैंक यू।